काम शुरू करते ही पहले पोस्ट मास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा। गांव बहुत साधारण था। गांव के पास एक नील कोठी थी, इसलिए कोठी के स्वामी ने बहुत कोशिश करके नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्ट मास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है, वही दशा इस बड़े गांव में आकर इस पोस्ट मास्टर की हुई। एक अंधेरी 8 चाला में उनका ऑफिस था। पास ही काई से घिरा एक तालाब था, जिसके चारों ओर जंगल। कोठी में जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें अक्सर फुर्सत नहीं रहती थी। न वे शिष्टजनों से मिलने जुलने के योग्य ही थे। खास तौर से कलकत्ता के बाबू ठीक तरह से मिलना जुलना नहीं जानते थे। कभी कभी एक आध कविता लिखने की कोशिश करते। पोस्ट मास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों बनाकर खाना पड़ता और गांव की एक माता पितृहीन अनाथ बालिका इनका कामकाज कर देती थी। उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था। लड़की का नाम था रतन। उम्र 12-13। उसके विवाह की कोई विशेष संभावना नहीं दिखाई देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला से कुंडलाकर धुआं उठता, झाड़ियों में झींगुर बोलते, दूर के गांव में पियक्कड़ बाउलों का दल ढोल करताल बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देता, जब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कभी हृदय में भी ईषत कंपन होने लगता, तो कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दीप जलाकर पोस्ट मास्टर आवाज़ लगाते, रतन रतन। दरवाजे पर बैठी इस आवाज़ की प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन पहली आवाज़ पर ही अंदर न आती। वही से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्ट मास्टर, तू क्या कर रही है? रतन, बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूँ, रसोई में। पोस्ट मास्टर, तेरा रसोई का काम पीछे हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर अपने गाल फुलाए चिलिम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्ट मास्टर चट से पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद आती है? बड़ी लंबी बातें हैं, बहुत सी याद है। बहुत सी याद भी नहीं। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से 2-1 शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित थी। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्ट मास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता, उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला करते थे। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बातें करते करते कभी कभी काफ़ी रात हो जाती, तब आलस के मारे पोस्ट मास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों के रात्रि भोजन का काम चल जाता। कभी कभी शाम को उस बृहत 8 चाला के एक कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्ट मास्टर भी अपने घर की बात चलाते। छोटे भाई की, माँ की, दीदी की बात। प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता, उनकी बात, जो बातें उनके मन में बार बार उदय होती रहती, उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते। उन्हें बिल्कुल संकोच न लगता। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान खुद भी माँ, दादा, दीदी कहने लगी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी चित्रित कर ली थी। पोस्ट मास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते जाते कि इस समय यदि कोई आदमी अपने पास होता, हृदय के साथ एकांत संलग्न में कोई स्नेह की प्रतिमा, मानव मूर्ति। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वह पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो, और मानो उस निर्जन में तरु छाया में डूबी दोपहर के पल्लव मरमर में भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। ना तो कोई विश्वास कर सकता, ना जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतनभोगी उस पोस्ट मास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव उदय होते रहते थे। पोस्ट मास्टर ने एक दीर्घ निश्वास लिया और फिर आवाज़ लगाई, रतन
रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। वह मालिक की आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़ी आई और हाँफती हाँफती बोली, भैया जी बुला रहे थे। पोस्टमास्टर ने कहा, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा आ बड़ा आ करते रहते। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिया। सावन का महीना था, लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब पानी से भर गए। दिन रात मेंढक की टर टर और वर्षा की आवाज़। गांव के रास्तों में चलना फिरना लगभग बंद हो गया। हाट के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे थे। पोस्टमास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथा समय उसकी बुलाहट न हुई तो खुद किताबों का थैला लिए धीरे धीरे भीतर आई। देखा, पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा रतन। झपट कर लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे। पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर तो देख। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तप्त ललाट पर शंख की चूड़ियाँ पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोग की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी हैं और प्रवासी के मन की यह अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही, उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई, यथा समय गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है। बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग सैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया कि अब और नहीं, जैसे भी हो यहाँ से बदली करानी चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया, लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच बीच में झाँक कर देखती। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था। पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन, कहाँ चले जाएंगे भैया जी? पोस्टमास्टर, घर जाऊंगा। रतन, फिर कब लौटोगे? पोस्टमास्टर, अब नहीं लौटूंगा। रतन ने कोई और बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी, पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसलिए वे इस्तीफ़ा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने और कोई बात नहीं की। दिया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप कर टपकता रहा। बड़ी देर के बाद इतने धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई, पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रहकर तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, यह कैसे हो सकता है? किन कारणों से यह बात संभव न थी? बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। रात भर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर की हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। वाह, यह कैसे संभव हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उसके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वे ताज़े पानी से स्नान करते थे। ना जाने क्यों बालिका यह नहीं पूछ सकी कि वे सवेरे किस समय यात्रा करेंगे।
बाद में कहीं तड़के ही ज़रूरत ना पड़ जाए, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा, वे मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयार्थ हृदय से निकली थी, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है। रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी न देखा था, इसलिए वे अवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने के लिए तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर बोले, रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूँ, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा। तनख्वाह में जो कुछ रुपए मिले उनमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपए जेब से निकाले। यह देख रतन धूल में लौटकर उनके पैरों से लिपट कर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और यह कहते कहते वह तुरंत वहाँ से भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुली के सिर पर नीली सफ़ेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब वे नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अश्रुधारा के समान चारों ओर छलछल करने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बृहत मर्म व्यथा प्रकट करने लगा। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट आए और जगत की गोद से वंचित उस अनाथनी को अपने साथ ले आए, लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी के किनारे शमशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक के उदास हृदय में यह सत्य उदित हुआ, जीवन में न जाने कितना वियोग, कितना मरण, लौटने के क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रहती थी। शायद उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आए। आशा के इसी बंधन में बंधी वह किसी भी तरह से दूर नहीं जा पा रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।